खान इको एजुकेशन, मैं नदीम खान। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने क्लास 11th के अकाउंटेंसी के सेकेंड चैप्टर पे। यह हमारा अकाउंटेंसी का 4th वीडियो लेक्चर है। इससे पहले ऑलरेडी 3 वीडियो लेक्चर बनाए जा चुके हैं फर्स्ट चैप्टर पे। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें। और आज के वीडियो लेक्चर में हम जो डिस्कस करने वाले हैं अपने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पे। इसमें हम सिर्फ आज 6 टर्म्स को डिस्कस करेंगे। बाकी के जो टर्म्स हैं, जो टर्म्स होंगे वो हम अपने फर्दर वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं अपनी टॉपिक पे। सबसे पहला जो हमारा इस टर्म्स में है अकाउंटिंग टर्म्स में, वो है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है इसे समझते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है ये एक तरह का इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी इट मींस इन टर्म्स ऑफ मनी के फॉर्म में जो भी एक्टिविटी होता है उसे आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। किसका? ऑफ द बिजनेस। देखिए बहुत सिंपल सा है। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। इट मींस बिजनेस का जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है वो बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाता है। इट मींस सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी को ही हम बिजनेस ट्रांजैक्शन में इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा बिजनेस की जो भी अदर एक्टिविटीज हैं, जैसे कि मैनेजर और जो क्लर्क है उनके बीच के रिलेशनशिप, या बिजनेस में और अदर एक्टिविटी जो कुछ भी हो रही है जिनका इकोनॉमिक्स से इट मींस मॉनेटरी टर्म से कोई रिलेशन नहीं है, उसको हम एंट्री नहीं करते हैं। हम सिर्फ अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी की ही एंट्री करते हैं बिजनेस में। तो इसीलिए हम उसे बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं, क्योंकि हम इकोनॉमिक एक्टिविटी का ही यहाँ मेन इवेंट हम देखेंगे। तो दैट चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। वो इकोनॉमिक एक्टिविटी से क्या होता है, हमारा जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है इट मींस इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर हम करते हैं तो हमारे बिजनेस में क्या होगा, हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो चेंज हो जाएगा। इट मींस सपोज दैट मान लीजिए आपका कोई अपना बिजनेस है, आप गए 50,000 का कोई गुड्स परचेस किया, इट मींस एसेट परचेस किया। तो परचेस करने से वहां कुछ परसेंट आपने उधार में खरीदा होगा, कुछ कैश में खरीदा होगा। तो इससे क्या होगा, आपकी एसेट में कुछ चेंजिंग हुई, आपकी लायबिलिटीज में कुछ चेंजिंग हुई, और आपके जो कैपिटल है, पूंजी है, उसमें भी चेंजिंग होगी। तो ये क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर आप करेंगे अपने बिजनेस पर्पज से तो आपका जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो चेंज होता है। उसी को वो एक्टिविटी जिससे आपका फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होता है वो ही आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। या आप सिंपल टर्म्स में ये समझिए, जो मनी के फॉर्म में इट मीन जो मनी के टर्म में जो एक्टिविटी की जाती है, जिसको आप मनी के टर्म में इंक्लूड कर लेते हैं या कैलकुलेट कर लेते हैं, सिर्फ उसी एक्टिविटी को इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंक्लूड करते हैं और उसी को हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो बहुत सिंपल वे में हमने आपको समझाने की कोशिश की बिजनेस ट्रांजैक्शन को। सेकेंड जो है हमारा इवेंट। इवेंट क्या है? एक इवेंट कब कहेंगे कि ये एक इवेंट हुआ? बिजनेस ट्रांजैक्शन तो एक एंट्री है जिसके 2 साइड होंगे, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड। लेकिन इवेंट क्या है? इवेंट में क्या है, एक सिंपल सा अगर मैं एग्जांपल होता क्या पहले ये देख लेते हैं हम। एन इवेंट इज द कंसिक्वेंस। कंसिक्वेंस का मतलब होता है रिजल्ट, जिसे आप कंसिक्वेंस कहते हैं, इसे रिजल्ट भी कह सकते हैं। तो देखिए एक इवेंट क्या होता है, एक कंसिक्वेंस होता है, या तो आप यहां पे देख रहे हैं रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। किसी भी ट्रांजैक्शन का जो रिजल्ट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, इवेंट कहते हैं। अब सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझाने की कोशिश करूं आपको, तो इवेंट का मतलब ये होता है कि सपोज दैट आपने किसी चीज को 20,000 में परचेस किया और 25,000 में उसे सेल कर दिया। तो इसका रिजल्ट जो निकल रहा है कि आपको 5,000 का गेन हो रहा है, इट मींस प्रॉफिट हो रहा है। तो ये एक इवेंट हुआ।
इट मीन्स 20,000 में आपने परचेज किया, 20,000 में परचेज किया, 25,000 में सेल किया और 5,000 का आपको प्रॉफिट हो रहा है, इट मीन्स गेन हो रहा है। तो ये एक इवेंट है, वन इवेंट। तो इसे हम इवेंट कहते हैं। जो भी आपके ट्रांजैक्शन का जो रिजल्ट निकलता है उसे ही आप इवेंट कहते हैं। ठीक है, ये सेकेंड टर्म्स था आपका। थर्ड टर्म्स अगर हम डिस्कस करें अकाउंट पे, अकाउंट क्या होता है? अगर अकाउंट को समझने की कोशिश करें तो एन अकाउंट इज द रिकॉर्ड। अकाउंट क्या करता है? रिकॉर्ड रखता है ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन का। जितने भी आपके बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उनका रिकॉर्ड रखता है रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन और आइटम। देखिए क्या है, अभी हमने यहां पे बिजनेस ट्रांजैक्शन पढ़ा है, उसी बिजनेस ट्रांजैक्शन का सारा रिकॉर्ड रखेगा, लेकिन सिर्फ पर्टिकुलर पर्सन, किसी एक पर्सन का या किसी एक आइटम का रिकॉर्ड रखा जाता है अकाउंट के तहत। अकाउंट में हम क्या करते हैं, सिंपल सा इसमें भी आप दो टर्म्स बनाते हैं, एक होता है आपका डेबिट साइड और एक होता है क्रेडिट साइड। ठीक है, एक है लेफ्ट हैंड साइड, एक है राइट हैंड साइड। आपका लेफ्ट हैंड साइड में आपका डेबिट होता है और राइट हैंड साइड में क्रेडिट होता है। जैसे कोई भी अकाउंट आप, जैसे जनरल एंट्री किया, आप उसका लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं, तो यहाँ सिंपल सा कोई भी अकाउंट बना लेंगे, जैसे कैश अकाउंट। तो ये आपका कैश अकाउंट आपने बना लिया। अब जो भी कैश जो आ रहा है आपके बिजनेस में वो डेबिट साइड है, जो आपके बिजनेस से कैश जा रहा है वो आप क्रेडिट साइड इसकी एंट्री करते हैं। तो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से या किसी फॉर्म से जो भी पैसे आ रहे हैं, या ये तो आपके बिजनेस का है ना कि कैश में जो भी ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो उसका रिकॉर्ड रखते हैं कैश अकाउंट के तहत। तो ये आप किसी भी एक पर्सन या एक आइटम का डिटेल, मतलब पूरा बिजनेस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखते हैं, किसमें? अकाउंट के तहत। द प्लेस वेयर सच अ रिकॉर्ड इज मेंटेन इज टर्म एज एन अकाउंट। जहां वो प्लेस जहां पे ये सारा रिकॉर्ड आप रखते हैं, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन या आइटम का जो पूरा डिटेल रखते हैं, जहां पे वो जगह को ही, उस जगह को ही आप अकाउंट कहते हैं। तो जैसे मैं कैश का यहाँ डिटेल रख रहा हूं तो ये कैश अकाउंट हो जाएगा आपका। अगर यहाँ पे कोई पर्सन है, घनश्याम है या कोई भी राम है, अगर राम अकाउंट कहते हैं तो राम से रिलेटेड जो भी हमने बिजनेस किया है, जो ट्रांजैक्शन किया है, उसका डिटेल यहाँ रखेंगे। तो इस प्लेस को आप राम अकाउंट के नाम से जानते हैं, तो वो आपका एज ए अकाउंट हो जाएगा। तो ये अकाउंट के बारे में हमने समझने की कोशिश की। नेक्स्ट है जो हम समझेंगे अपने टॉपिक में, वो है कैपिटल। अब कैपिटल क्या है? इट रेफर टू द अमाउंट। कैपिटल क्या है? ये इट रेफर टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर। ये उस अमाउंट की बात कर रहा है जो किसी प्रोप्राइटर के द्वारा अपने इंटरप्राइजेस में, इन द बिजनेस, जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है। सपोज दैट अगर मैं कोई प्रोप्राइटर हूं, मतलब कोई मैं ऑनर हूं, मैं अपने बिजनेस में जो भी पूंजी, जो भी इन्वेस्ट कर रहा हूं, वो हमारा क्या कहलाएगा? कैपिटल। देखिए सिंपल लैंग्वेज में, इट रेफर टू द अमाउंट, ये वो अमाउंट है इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर, जो इन्वेस्ट किया जाता है प्रोप्राइटर के द्वारा इन अ बिजनेस, किसी बिजनेस या इंटरप्राइजेस में। बहुत सिंपल लैंग्वेज में ये डेफिनेशन मैंने लिखा है, बहुत इजी वे में आपको समझ में भी आ जाएगा। बस थोड़ा सा फोकस करेंगे, आपको रियली ये बहुत इजी लगेगा। इट रेफर टू द अमाउंट, ये वो अमाउंट होता है जो इन्वेस्ट किया जाता है बाय द प्रोप्राइटर, किसी प्रोप्राइटर के द्वारा इन अ बिजनेस या इंटरप्राइजेस, अपने बिजनेस या इंटरप्राइजेस किसी फॉर्म में। अमाउंट में भी इन द फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स और एसेट। जो भी इन्वेस्ट किया जा रहा है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। इट मींस अगर मैं ऑनर या प्रोप्राइटर हूं तो मैं जो भी इन्वेस्ट कर रहा हूं वो किसी भी अपने बिजनेस में जो इन्वेस्ट कर रहा हूं वो तो होगा ही कैपिटल हमारा, तो वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। कैश में भी हो सकता है, इट मींस कैश में भी हो सकता है, या कोई गुड्स हो सकता है, या कोई एसेट हो सकती है। किसी भी फॉर्म में हम इन्वेस्ट करते हैं। सपोज दैट बहुत लोग होते हैं, जैसा अपना बिजनेस स्टार्ट किया, अपने घर में से ही बिजनेस को स्टार्ट कर देते हैं, अपनी गाड़ी को, अपनी कैपिटल को भी उसमें पूंजी, सिर्फ कैश को ही नहीं लगाते, इसके अलावा अपने एसेट को भी लगा देते हैं उस बिजनेस में। तो इस तरह किसी भी फॉर्म में वो
जो भी इन्वेस्ट करता है प्रोप्राइटर, वो उस कंपनी के लिए क्या हो जाता है, कैपिटल हो जाता है, जो उस प्रोप्राइटर के द्वारा इन्वेस्ट किया गया है उस फॉर्म में। तो ये हमने कैपिटल को बहुत इजी वे में समझने की कोशिश की। कैपिटल का जो मेन थीम आप देखेंगे यहां से भी सिंपल, आपको और समझने में आसानी होगी। कैपिटल मीन्स होता है जो कंपनी के पास पूरी एसेट है, जितना भी उस फॉर्म के पास एसेट है उसमें से अगर आप लायबिलिटीज को माइनस कर दे तो आपका कैपिटल निकल जाएगा। समझिए इसको इजी वे में इस तरह कि किसी फॉर्म के पास जितनी भी एसेट है उसमें से उसको उस फॉर्म के ऊपर जितनी भी लायबिलिटीज है जो पेमेंट करना है अपने क्रेडिटर्स को, तो वो अगर माइनस कर देंगे तो आपका बचेगा क्या, सिर्फ वो पूंजी, वो कैपिटल ही बचेगा जो ऑनर्स ने इन्वेस्ट किया है। तो उसी को हम कैपिटल कहते हैं। ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में, इसमें बहुत कुछ नहीं ऐसा कि जो आपको समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट ड्राइंग। ड्राइंग बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये भी बहुत थोड़ा सा फोकस करेंगे जरूर समझ जाएंगे। ड्राइंग क्या होता है, एनी कैश और वैल्यू, कोई भी कैश या वैल्यू ऑफ गुड्स, कोई कैश मतलब पैसा, कैश हो या कोई गुड्स हो, विथड्रॉन बाय द ऑनर, विथड्रॉल किया जाता है किसके द्वारा, बाय द ऑनर, ऑनर के द्वारा, फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए, ऑन एनी प्राइवेट पेमेंट मोड आउट ऑफ द बिजनेस, फंड्स आर कॉल्ड ड्राइंग। बहुत सिंपल लैंग्वेज है, बहुत सिंपल लैंग्वेज है, आपको बहुत इजी वे में ये समझ में आएगा। जैसे सिंपल वे में समझने की कोशिश हम करें तो एनी कैश, कोई भी कैश या गुड्स जो विथड्रॉ किया जाता है किसके द्वारा, ऑनर के द्वारा, किसके लिए, फॉर पर्सनल यूज के लिए, वो हम क्या, उसे ही हम कहते हैं क्या, ड्राइंग। या तो वो जो फॉर पर्सनल पेमेंट किया जाता है, प्राइवेट पेमेंट किया जाता है किसी ऑनर के द्वारा, किसमें से, आपके बिजनेस में से, तो वो भी ड्राइंग कहलाता है। सपोज दैट इजी वे में समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए कोई भी, अगर मेरी अपनी दुकान है और मैं अपनी दुकान की पूंजी में से अगर पैसे अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लूं तो वो भी हमारा ड्राइंग हुआ। या तो अपनी दुकान में से अपने घर के यूज के लिए मैं कोई सामान, गुड्स वगैरह निकाल लेता हूं तो वो भी हमारा ड्राइंग हुआ। और इसके साथ ही अगर मैं अपना पर्सनल पेमेंट कर रहा हूं अपने बिजनेस से, अपनी दुकान से किसी को अपना प्राइवेट पेमेंट कर रहा हूं, मैं अपना पेमेंट बिजनेस से कर रहा हूं, जो बिजनेस का वो नहीं है, लायबिलिटीज नहीं है, लेकिन वो मेरी लायबिलिटी, मैं अपनी लायबिलिटी बिजनेस से पे कर रहा हूं, तो वो क्या हो जाएगा, वो भी आपका ड्राइंग में जाएगा। तो इस तरह ड्राइंग का सेंस होता है वो कैश या गुड्स, वो सारी चीजें जो आप अपने बिजनेस से ड्रॉ करते हैं, निकालते, विथड्रॉ करते हैं, उसे ही आप ड्राइंग कहते हैं। देखिए क्या है, यहाँ बिजनेस एक अलग एंटिटी होती है और पर्सन जो ऑनर है वो अलग एंटिटी है। इसको समझने की बहुत सिंपल वे में कोशिश कीजिए कि बिजनेस आपका अलग है और जो ऑनर है वो बिल्कुल अलग है, दो अलग अलग इंसान है। यहाँ कोई मतलब ये नहीं कि मेरा ही है तो सब कुछ मेरा है, नहीं, ये बिजनेस की ड्यूटी होती है कि आपने जो कुछ बिजनेस में इन्वॉल्व किया, इन्वेस्ट किया है, वो बिजनेस आपको पे करे। तो इसलिए दोनों अलग अलग यहाँ पर्सन माने जाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं जो कुछ भी हमने बिजनेस से विथड्रॉ किया, चाहे कैश किया चाहे गुड्स किया, उसे हम ड्राइंग के रूप में जानते हैं। ये बहुत सिंपल था, मुझे यकीन है कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है लायबिलिटी क्या होती है, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, आपका बार बार अकाउंट में यूज होता है, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं इस टॉपिक में। तो देखते हैं, बहुत इजी वे में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। लायबिलिटी क्या है, इट रेफर टू द अमाउंट, ये उस अमाउंट को रेफर करता है विच द फॉर्म्स, जो फॉर्म ऑवेज टू आउटसाइडर्स, जो फॉर्म के पास आउटसाइडर्स से आया हुआ है, उसका अपना नहीं है, किसी आउटसाइडर्स के द्वारा, इट मींस किसी क्रेडिटर के द्वारा आया, जो फर्म के ऊपर एक लायबिलिटीज क्रिएट करता है। वो फर्म को पे करना है, चाहे आज करे चाहे कल करे, जब भी करे, तो उस अमाउंट को ही हम लायबिलिटीज कहते हैं। जनरली लायबिलिटीज जो होता है, अगर समझने की कोशिश करें तो जो भी आपका टोटल आपके फर्म का एसेट है, जितना भी सारा एसेट है आपका फर्म का, उसमें से ऑनर के द्वारा जो कैपिटल इन्वेस्ट किया गया है
अगर उस कैपिटल को माइनस करेंगे तो बचेगा क्या? उस फर्म के ऊपर जो लायबिलिटीज है, जो क्रेडिटर्स का पैसा है या जो भी गुड्स वगैरह है वही बचेगा, उसी को आप लायबिलिटीज कहते हैं। सिंपल सा इसका भी फॉर्मूला है, लायबिलिटीज इक्वल टू आप एसेट में से अगर कैपिटल जो ऑनर्स का पैसा है, जो ऑनर का कैपिटल पूंजी है, उसे अगर माइनस करेंगे आप तो आपके पास सिर्फ बिजनेस के पास लायबिलिटीज ही बचेगी। तो ये लायबिलिटीज को मेनली हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, एक होता है इंटरनल लायबिलिटीज, एक होता है एक्सटर्नल लायबिलिटीज। टर्म से इसके समझ लेते हैं, बहुत इजी है, तो 1 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। इंटरनल लायबिलिटीज का मतलब ये होता है कि जो फर्म के ऊपर, देखिए अभी मैंने आपको समझाया फर्म और बिजनेस, फर्म और ऑनर्स जो है ये दो अलग अलग एंटिटी, दोनों की अलग पहचान है, कोई एक पहचान नहीं, दोनों की बिल्कुल अलग पहचान है। तो हम ये कह रहे हैं जो फर्म के जो फर्म है, तो ऑनर एज ऑनर मैंने जो भी पूंजी इन्वेस्ट किया फर्म में, तो वो फर्म की ड्यूटी है कि वो मुझे पे करे, वापस करे। तो अगर जो फर्म के ऊपर जो उसके ऑनर की जो भी लायबिलिटीज है वो उसका उस फर्म का इंटरनल लायबिलिटीज कहलाता है। और सिंपल है, जो ऑनर है, जो प्रोप्राइटर है, उसकी जो भी कैपिटल इन्वेस्ट की गई है बिजनेस में, वो बिजनेस की अपनी इंटरनल लायबिलिटीज है, मतलब वो उसका, वो भी तो एक एज अ लायबिलिटीज ही, तो वो उसका इंटरनल लायबिलिटीज है। जबकि आप जो बाहर के लोग हैं, मतलब बाहर का बैंक हो गया या अदर थर्ड पर्सन कोई क्रेडिटर्स है जो जिससे आपने क्रेडिट किया हुआ है बिजनेस के लिए, तो वो जो आपके उनसे जो पूंजी लेके आपने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है किसी बैंक से या थर्ड पर्सन से, तो वो आपके फर्म के ऊपर एक्सटर्नल लायबिलिटीज क्रिएट करता है। तो ये बहुत सिंपल टर्म थे, इंटरनल लायबिलिटीज, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। जो आपके ऑनर्स के ऊपर, प्रोप्राइटर के ऊपर जो बिजनेस का लायबिलिटीज क्रिएट होता है वो आपका इंटरनल लायबिलिटीज कहलाता है। जो बैंक और थर्ड पर्सन का जो भी लायबिलिटी क्रिएट होता है आपके फर्म पे, वो आपका एक्सटर्नल लायबिलिटीज कहलाता है। दो टर्म्स और डिवाइड किया जाता है आपकी लायबिलिटीज को, एक होता है नॉन करंट लायबिलिटीज, एक होता है करंट लायबिलिटीज। बहुत सिंपल टर्म है ये भी आपका। नॉन करंट लायबिलिटीज का मतलब ये करंट लायबिलिटीज नहीं है, इसको आपको करंट टाइम पीरियड में पे नहीं करना है, लॉन्ग टाइम पीरियड में इसको पे करना होता है फर्म को, तो इसे आप नॉन करंट लायबिलिटीज के रूप में जानते हैं। करंट लायबिलिटीज इसे जान लेना है, समझ लेना है कि थोड़ा सा सेंस क्या होता है इसका, और बहुत ज्यादा वो नहीं होगा आपके लिए, प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा ये। तो करंट नॉन करंट लायबिलिटीज का मतलब है जो करंट टाइम में लायबिलिटीज नहीं क्रिएट करेगा, जिसको लॉन्ग टाइम में किसी फर्म को पे करना होगा, वो आपका नॉन करंट लायबिलिटीज होगा। और करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होगी जो आपको विद इन 1 ईयर फर्म को पे करना होता है क्रेडिटर्स को, वो आपका करंट लायबिलिटीज कहलाता है। तो इस तरह आज के टॉपिक में हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म में ये 6 टर्म को क्लियर करने की कोशिश की है, और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत क्लियरली आपको समझ में आया होगा ये 6 टर्म्स। और बाकी के जो सारे टर्म्स हम अपने फर्दर वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। अगर इस पूरे टॉपिक में अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में जरूर पूछिए। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर ले और अपने फ्रेंड तक ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, क्योंकि उन स्टूडेंट का हेल्प हो सके इस लॉकडाउन में जिनकी पहुंच कोचिंग तक या स्कूल तक नहीं हो पा रही है ऐसे कंडीशन में, तो उन बच्चों की भी हेल्प हो जाएगी ऐसे कंडीशन में। वो अपने घर से भी इससे स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो चलिए, आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर भी करें। तो थैंक यू, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।